हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। 71वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा की टेंटेटिव डेट है, आयोग ने अभी उसकी जो संभावित तिथि है 13 सितंबर को रखी है। आशा करता हूँ आप सभी इसी संभावित तिथि को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और चूंकि मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि आखिरी के 30-40 दिनों में जो स्थिति होती है एक कैंडिडेट की, वो वो एक कैंडिडेट ही समझ सकता है। तो इस सेशन में मैंने कोशिश किया है अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि कैसे बचे हुए दिनों में, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 40 दिन बचे हैं एग्जाम को कंडक्ट होने में, बट स्टिल कैसे हम लगभग एक महीने में बीपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा के जो सिलेबस है उसको कैसे इफेक्टिवली हम कवर कर सकते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। So, before beginning this session, let me introduce myself. My name is Kumar Saurav. Currently, I am serving as Assistant Commissioner in the Commercial Tax Department, Government of Bihar. तो अपने जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं भी वो भी साथ साथ में अपने लेक्चर्स में शेयर करता रहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि क्या हम प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण सिलेबस को एक महीने में कवर कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा उसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेंगे, सिलेबस को जान लेंगे। फिर उसके बाद कहाँ से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, सोर्सेज को समझ लेंगे। फिर टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, उसको समझते हैं। नाउ, कैन सिलेबस बी कवर्ड इन 1 मंथ? इसका सिंपल और स्ट्रेट आंसर है यस। लेकिन वो 30 दिन में कैसे होगा, उसको करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो सही मार्गदर्शन का होना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जो ये प्रिपरेशन है ना, ये आपका एक बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको एक एस्पिरेंट से एक ऑफिसर की तरफ लेके जाता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो मुख्यतः इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। वन इज एप्टीट्यूड एंड अदर इज द एटीट्यूड। इनको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी को मैंने दो सिंपल हिस्सों में रखा है। वन इज द एकेडमिक एंड अदर इज द नॉन एकेडमिक। मतलब अगर हमें 30 दिनों में कवर करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो करेक्ट गाइडेंस आपका होना ज़रूरी है। अगर आपके पास करेक्ट गाइडेंस है तो आप एक सही सोर्सेज को फॉलो करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी सही होगी। यानी देखो, मेहनत तो सभी करते हैं, दिन सबके लिए 24 घंटे हैं, हो सकता है उसमें से मोस्टली 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन सबका आउटपुट अलग अलग, सबका आउटकम एक्चुअली आई वुड से अलग अलग होता है। देखो, एक टर्म जो ये दोनों है ना, आउटपुट और आउटकम, दोनों में डिफरेंस है जो हम आगे समझेंगे इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। तो सोर्स और स्ट्रेटजी का सही होना बहुत ज़रूरी है, ये एकेडमिक साइड के लिए। नॉन एकेडमिक साइड में जैसे मैंने बताया कि ये प्रिपरेशन ही आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको एस्पिरेंट से एक सिविल सर्वेंट की तरफ, इसकी जो जर्नी है उसकी तरफ ले जाने का एक प्रोसेस है। तो उसके दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, एक एटीट्यूड, दूसरा एप्टीट्यूड। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या है, या तो आप इसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं एथिक्स आपके लिए लेकर आऊँगा। जो यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा की जो जनरल स्टडीज 4 पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जब हम उसे पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा। यहाँ के लिए क्या है कि एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो स्किल सेट, यानी अगर जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, वो काम क्या करती है, राज्य सरकार के कार्यों को निर्वाह करने के लिए, उन उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए जिन ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है और जिस ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको रिक्रूट करती है। तो वो वही स्किल सेट्स ढूंढने की कोशिश करती है जो एग्जाम एक उसका माध्यम है। एटीट्यूड क्या है कि आपके लेवल पे है कि आप कितना, आपका डिस्पोजिशन क्या है इस एग्जाम को लेके, आप क्या सोचते हैं, आपका जो एफर्ट में है उसकी क्या इंटेंसिटी है, आपका नज़रिया क्या है चीज़ों को देखने का, ये सारी चीज़ें आपकी एटीट्यूड में आ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले, अगर क्रिकेट, चूँकि मोस्टली हमारा एक्सपोजर क्रिकेट से ही होता है, और अच्छी बात यह है कि रिसेंट कुछ टाइम्स में अलग अलग खेलों का भी प्रोत्साहन मिला है, बट चूंकि ये वाइडर ऑडियंस अभी क्रिकेट से ज़्यादा फेमिलियर है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल हो। तो
आप विराट कोहली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बट कुछ ही क्रिकेटर हैं जो महानता के जो जो शिखर है अपने इस प्रोफेशनल करियर को, उसको टच करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उनके अंदर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद रहते हैं। एक तो एप्टीट्यूड, कि उनको खेलने की कला है और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ और अच्छा खुद को बना लेते हैं। दूसरा एटीट्यूड, कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते चीज़ों से, कि अगर उन्होंने ठान लिया कि कुछ चीज़ें करनी है तो वो करनी है, या फिर अपने खेल को बेहतर करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे पूरा करना है, वो ये एस्पेक्ट डील करता है। इसीलिए एक बड़ा ही फेमस प्रो ये लाइन है, एप्टीट्यूड विदाउट एटीट्यूड इज ब्लाइंड एंड एटीट्यूड विदाउट एप्टीट्यूड इज लेम। यानी इन दोनों का ही रहना ज़रूरी है। अगर आपके पास एप्टीट्यूड यानी वो स्किल सेट है, बट आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं करने का, बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन करने आते हैं उनके अंदर क्वालिटीज़ तो होते हैं, बट वो फेल क्यों कर जाते हैं कि उनके अंदर रिक्वायर्ड एटीट्यूड नहीं होता। और बहुत लोग जो आते हैं तैयारी करने, उनके अंदर एटीट्यूड तो होता है बट वो एप्टीट्यूड नहीं होता, बिकॉज वो फील्ड गलत ऑप्ट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि अपने अगर बिहार राज्य की बात करें, अगर हम अपने राज्य की बात करें, तो हमारा एक्सपोजर मोस्टली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेटअप से ही होता है। तो एक अलग ही हमारे अंदर क्रेज़ है सरकारी सेवा में आने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि मोस्टली सबके अंदर एप्टीट्यूड तो होता ही है, बट वो एटीट्यूड की थोड़ी कमी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदर ये दोनों का ही को अपने अंदर इनकलकेट करें। मेरे आइडियल इनका मैं आपको कुछ कोट्स पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन निकल के आएंगी। एक कोट कहता है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर। इट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। यानी आपको कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क चाहिए। इन यहाँ पे सक्सेस इज अ व्हीकल विच मूव्स ऑन व्हील कॉल्ड हार्ड वर्क, बट द जर्नी इज इम्पॉसिबल विदाउट फ्यूल कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, हार्डवर्क करने आना चाहिए। क्लाइंबिंग टू द टॉप डिमांड्स स्ट्रेंथ, वेदर इट इज टू बी टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट और टू द टॉप ऑफ योर करियर। यानी आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो, एक सिविल सर्वेंट का रोल क्या होता है, आप जब एक बार सेवा में आते हैं तो आपके ऊपर 24/7 की जिम्मेवारी हो जाती है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। एक सिविल सर्वेंट का एक्शन, वो क्या एक्ट करता है, एज वेल एज इनएक्शन, उनका ना करना भी, उसका एक बहुत वाइडर रेमिफिकेशन होता है सोसाइटी के ऊपर। तो एक 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 जर्मन चांसलर है, आई थिंक जर्मनी के फर्स्ट चांसलर है ऑटोमन बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क। उनका एक कोट था जो मैं थोड़ा बहुत याद कर पा रहा हूँ कि with bad laws and good civil servant it is still possible to govern, but with bad civil servant even the good laws can't help। तो ये याद रखिए कि एक सिविल सर्वेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। जब आप उस जिम्मेवारी को ओन करने के लायक हो जाते हैं, जब तो आपका सिलेक्शन खुद ही हो जाएगा। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान आप इसको सिर्फ पढ़ाई ना देखें, इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस देखें। और एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो जो क्वालिटीज़ के रिक्वायरमेंट है, आप उसको जॉट डाउन करें। इनफैक्ट सेकेंड जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसमें भी बहुत सारे बिंदु जो पॉइंट्स है, जो वैल्यूज़ है, सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ दिए हुए हैं। आप उन वैल्यूज़ को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए और मेहनत कीजिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, तो चीज़ें तो हो ही जाएंगी। थोड़ा एग्जाम पैटर्न जल्दी में देख लेते हैं। हमारे 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स का हमारा नेचर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। और इसमें कितने लोग क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए, जो भी हमारे वैकेंसीज रहेंगे उनका 10 टाइम्स वो हमारे मेंस स्टेज पे जाएंगे। फिर यहाँ पे जो भी प्रीलिम से क्वालिफाई किए तो वो मेंस में अपीयर होंगे। तो याद रखिए, ये क्लास ऑफ टाइटन्स है, ऑलरेडी वेल क्वालिफाइड लोग जो प्री क्वालिफाई करके आ रहे हैं मेंस में, उनके बीच का है ये।
तो ऑब्वियस ही बात है आपको अपने प्रिपरेशन का लेवल और थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, और मेंस की जो पद्धति है, जो इसका स्कीम है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से आपको अपने प्रिपरेशन को कस्टमाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, हिंदी 100 मार्क्स का होता है, ऑप्शनल भी 100 मार्क्स का होता है। हिंदी में 30 मार्क्स है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो कट ऑफ है वो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, ईबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी एंड वुमेन के लिए अलग है, एंड हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए अलग है। मेरिट के लिए 3 हमारे इधर रिटन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, GS1, GS2 एंड एसए, ये इसको हम डिटेल में बात करेंगे मुख्य परीक्षा के दौरान। फिर यहाँ से लगभग 2.5 गुने लोग क्वालिफाई करते हैं, जो सीट के जितना भी हमारा वैकेंसी है उसके 2.5 गुना लोग क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक जाते हैं। ये हमारा एक 120 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर ये जो हमारा 3 सब्जेक्ट है और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, इनको कंबाइन करके फाइनल मेरिट दिया जाता है, विद कंडीशन कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन पार करना पड़ेगा, वो क्लियर करना पड़ेगा। अब आते हैं सोर्सेस के ऊपर। देखो, सोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने दोनों ले लिया है, एक जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है और दूसरा जो क्या हम ये 30 दिन में जो कवर कर सकते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये बहुत, बिलीव मी, अगर आप इसको बहुत डिलिजेंटली और बहुत ही सिंसियरली आप इसको फॉलो करते हैं तो वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। बिहार स्पेशल लगभग अगर आप सारे सेक्शंस को मिला दें तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। तो इसमें लगभग आप देखोगे मार्केट में क्राउन पब्लिकेशन का, केबीसी और लुसेंट, ये 3 मेनली हैं। इसके साथ पीवाईक्यू सब में कॉमन रहेगा, तो मैं पीवाईक्यू बार बार नहीं कहूँगा आपको। तो इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, आप चाहें तो केबीसी वाला रेफर कर सकते हैं। तो केबीसी आप यहाँ से कर लीजिए और पीवाईक्यू अच्छे से कर लीजिएगा। हिस्ट्री में अगर बात करें, मॉडर्न मतलब अगर बिहार को छोड़ दे तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन एंशिएंट मिडिएवल मेडोर मिला के, मॉडर्न हिस्ट्री मिला के आ जाते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल सोर्स है। अगर शॉर्टकट करना हो तो देखो, जनरल नॉलेज के मार्केट में 2 पब्लिकेशन मैंने अभी तक देखे हैं। एक यूजुअली मैंने जो देखा है, एक क्राउन पब्लिकेशन का और एक लुसेंट का। तो लुसेंट तो सभी जानते हैं, क्राउन का मैंने दोनों ही पढ़ा है। बट क्राउन का एक अच्छी बात क्या है कि इन्होंने एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से कवर किया है, और इनका जो कंटेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों के अच्छे हैं, लुसेंट भी अच्छा है, कोई भी आप कीजिए, आपको अच्छे से ही करना है दोनों में से एक। बट चूंकि मैंने दोनों पढ़ा तो मुझे पर्सनली क्राउन पब्लिकेशन का कंटेंट स्लाइटली सुपीरियर है लुसेंट से। कमिंग टू ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इनसे क्वेश्चन थोड़े कम ही रहते हैं। ये ट्रेडिशनल हो गया, मैंने क्राउन ही सबके लिए रखा है। उसके साथ साथ पीवाईक्यू, देखो पीवाईक्यू से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स वाले छोड़ दो तो आप करंट अफेयर्स का जो पैटर्न है उसको आप मतलब एक बेसिस बना सकते हो इस साल के करंट को पढ़ने के लिए, कि अगर मान के चलो लास्ट ईयर का जो अवार्ड है तो किस तरीके के अवार्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस बेसिस पे इस साल के कर लो। खेल कूद के कैसे पूछे जा रहे हैं तो इस साल के वैसे कर लो। तो जो पहले के करंट अफेयर्स रहे हैं तो उसके बेसिस पे आप इस साल के करंट अफेयर्स का कर लीजिए। इसी तरह इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है और करंट अफेयर्स है, ये इनके ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं और ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक है। अगर आपके पास क्राउन पब्लिकेशन नहीं है, और मैं समझ सकता हूँ भली भांति, क्योंकि मैं भी एक उसी फेज से निकल के आया हूँ मैं, तो कभी कभी पैसे की भी दिक्कत होती है। अगर किसी के पास ऑलरेडी लुसेंट की बुक है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्राउन के लिए, तो आप लुसेंट को ही पढ़िए और बार बार पढ़िए उसे। जो सोर्स को पकड़िए आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, नया सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपने इन सोर्सेज के साथ पीवाईक्यू को मैं कहूंगा कि आप बार बार करें। एक आता है स्पेशली अपना करंट अफेयर्स, तो विजन, एडिटोरियल और दृष्टि। तो विजन तीनों ही अच्छे हैं, और विजन मोस्टली यूपीएससी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो मैं कहूँगा या तो एडिटोरियल या दृष्टि,
ये आप पढ़ लें, और जिनको एक्सपीरियंस है तो उन्हें तो पता है कि विजन से किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, और बची हुई चीज़ें लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। बट फिर से मैं कहूँगा जिनकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम है वो किसी एक सोर्सेज के साथ ही जाएं। और एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा करंट अफेयर्स में, कि जो पिछले 3 से 6 महीने के हमारे करंट अफेयर्स है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पूरे 1 साल का करने के बजाय। अगर आपका एग्जाम सितंबर यानी 9वें महीने में है, तो आप जनवरी से लेके अगस्त तक, अगस्त 15 तक का आप जो करंट अफेयर्स है इसको काफ़ी अच्छे से कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज। सबसे देखो पर्सनली जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो टेस्ट सीरीज तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था कोई। मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे सिविल सर्विसेज के वही उसी को मैंने यूज़ किया था, और जो PYQs थे उसके बेसिस पे मैंने पैटर्न को समझा और उसके हिसाब से ही अपने प्रिपरेशन को मैंने किया था। बट मैं फिर भी जो बच्चे डेडिकेटली जिन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया या जिनका बस एक ही अटेम्प्ट हुआ है, जिनको एग्ज़ाम हॉल में बैठने का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। या तो आप देखो एग्ज़ाम में बैठ के देना और घर पे बैठ के देने में स्लाइटली एक मतलब एक डिफरेंस तो होता है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहते हैं घर पे और आपको खुद को करेक्ट करने का स्कोप रहता है, बट वो चीज़ एग्ज़ाम हॉल में नहीं रहता। तो जो जो प्रेशर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, वो आपको जो रियल एग्जाम इन्वायरमेंट है उसको सिमुलेट करने के लिए टेस्ट सीरीज है। इसमें 3 मुख्य बिंदु हैं, तो इंपॉर्टेंस तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद इसमें आता है कि हाउ टू अप्रोच टेस्ट सीरीज। यहाँ पे मैं अक्सर देखता हूँ लोग टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं देते कि उन्हें डर लगता है कि एग्जाम में अगर टेस्ट सीरीज में बैठे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बट मेरा यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन है। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है कि आप जितना भी प्रिपेयर किए हैं आप उसको ध्यान में रख के टेस्ट सीरीज में अपीयर होइए। फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि आप अपनी जो भी गलतियां टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं उसको जॉट डाउन कीजिए, उसका रीजन को लिखो। सपोज करो क्वेश्चन आपने बनाए, टाइम खत्म हो गया, आप गोला नहीं भर पाए, जो मतलब OMR शीट को मार्क नहीं कर पाए, तो आप अपने डाउट मतलब जो अभी ये गलतियां हुई हैं आप उसको जॉट डाउन कीजिए और लिखिए कि नेक्स्ट टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। दूसरा, और वो कैसे ठीक होगा, यानी मैं तो कोशिश करता हूँ कि एक पेज पे जो भी आपने टिक मार्क किया है उसको तुरंत लगे के लगे हाथ आप OMR शीट भी भर दीजिए। दूसरा, कि जो गलतियां आप कर रहे हो, या तो सपोज कर कोई क्वेश्चन आपके गलत हुआ है तो हो सकता है या तो आपने गलत क्वेश्चन ही पढ़ लिया हो, तो एक रीजन वो हो गया। आपने गेस वर्क किया, उसके बारे में पढ़ा नहीं, तो आपका नहीं पढ़ना भी एक रीजन हो गया। आपको आधा अधूरा याद है तो उसके बेसिस पे आपने गेस किया, तो ये एक रीजन हो गया। इन सब का अलग अलग रेमेडीज है। अगर आपको आधा अधूरा याद है ना, आपको रिवीजन की जरूरत है, तो आप उसको रिवाइज कीजिए। अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपको क्वेश्चन सही से पढ़ने की आवश्यकता है। यानी ये आपको अपने अवेयरनेस में लेके आना है। आपको मार्क्स से नहीं घबराना है, बस कोशिश ये करना है। अगर मान के चलो 150 में से आप 30, 40, 85 क्वेश्चन बना पा रहे हो, 10 ही बना रहे हो, बट आप एग्जाम में बैठ रहे हो, तो आप ये सोचो कम से कम कि बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम का स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाते, आप वो मैनेज कर ले रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। तो उन सारे कॉजेस को लिस्ट डाउन करो और उस कॉजेस को कैसे ओवरकम करोगे उसको लिखो। फिर उसको प्रैक्टिस में लेके आओ कि नेक्स्ट जब आप अटेम्प्ट ले रहे होगे तो उसमें आपको वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है। नाउ थर्ड, विच टेस्ट सीरीज टू ज्वाइन। देखो आप जहां पे भी कंफर्टेबल हैं, जहां भी, मुझे पर्सनली अगर यूपीएससी का छोड़ दें तो मुझे आइडिया नहीं है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्योंकि मैंने अपना मैंने कहा ना, अपने ही एक्सपीरियंस से मैंने यूज़ किया था। और पहले के 2 सालों में मैंने बीपीएससी अपने नहीं दिया था एग्ज़ाम को। तो मेरे पास एक बेनिफिट था कि मैं मतलब चूंकि 2-3 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस हो चुका था जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, और उसी में मैं क्वालिफाई कर गया और 73वीं रैंक थी मेरी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने किसी सीनियर से पूछ लीजिए कि कौन सा टेस्ट सीरीज आपको अपीयर होना चाहिए। बस मैं ये कहूँगा कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप PYQs के साथ जाइए
और सिविल्स जर्नी की टीम भी, मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप यहीं का करो, बट चूंकि मेरा एक पैशन है पढ़ना पढ़ाना, तो मैं हर तरीके के जो भी एक इंस्टीट्यूट, एक प्रिपरेशन के लिए जो एक कोई भी कंटेंट के रिक्वायरमेंट है, जैसे पढ़ाने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर टेस्ट सीरीज अगर प्रिपेयर करना हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर सकता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म से जुड़े उसका टाइम बहुत क्रूशियल है, उसका टाइम वेस्ट ना हो, और जो भी टाइम यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक इफेक्टिव आउटकम हो। ऑल राइट, सो अगर कोई भी आपको मन में डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप ज़रूर से ज्वाइन करें। यहाँ पे बहुत सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मटेरियल, जो मेरे पुराने नोट्स हैं वो भी मैंने यहाँ शेयर किया है। कुछ कुछ जो डेली करंट अफेयर्स के जो टिटबिट्स हैं, जो छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम यहाँ शेयर करते हैं। फिर एक दो क्विज जो क्वेश्चंस हैं वो हम डेली यहाँ पोल के थ्रू टेलीग्राम में शेयर करते हैं। तो आपको दिन पर दिन आपको कुछ कुछ चीज़ें जो डेली करंट अफेयर्स की जो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं वो आपका यहाँ कवर हो सकता है। फिर जब आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो एक जब साइजेबल नंबर हो जाएंगे कैंडिडेट्स के, तो हम सेपरेट एक डिस्कशन ग्रुप क्रिएट कर देंगे जहाँ पे आप फ्रीली एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं अपने सारे मतलब जो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट या गाइडलाइंस है, एक कैसे ग्रुप कम्युनिटी में कमेंट करना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए। सो आप यूट्यूब चैनल जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारा ये इंस्टाग्राम पेज है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि टेलीग्राम को आप ज़रूर से ज्वाइन करें। और इसके अलावा एग्ज़ाम से कुछ भी आपको मन में डाउट होता है तो आप ज़रूर से कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको मौका मिलेगा पूछने का, आप वहाँ पूछिए। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर जो टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करेंगे तो मैं अपनी टीम जो है, काम जो कर रही है इनके पीछे, सिविल्स जर्नी की जो टीम है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखें कि पैसे की वजह से किसी बच्चे का टेस्ट सीरीज ना रुके, और उसी पैसे में, उसी टेस्ट सीरीज में उन्हें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबका एक्सेस दिया जाए, एक कंबाइंड पैकेज करके कुछ क्रिएट किया जाए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर